नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि अंडर सेक्शन 80C तथा 80CC D1 में मैक्सिमम हम कितनी इनकम को अपनी ग्रॉस इनकम में डिडक्शन के रूप में कम कर सकते हैं, अर्थात हम अपनी ग्रॉस इनकम में कितनी इनकम को कम करके टैक्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 80C तथा 80C DD1 में मैक्सिमम कितनी लिमिट के बारे में कितनी लिमिट थी 1,50,000, जो कि हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। लेकिन 80C के अतिरिक्त भी हम अपनी ग्रॉस इनकम में से कुछ डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं और वह डिडक्शन हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस किस सेक्शन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास है एडिशनल एनपीएस अमाउंट डिपॉजिट बाय एम्प्लॉय इन एनपीएस अकाउंट। तो एम्प्लॉय के द्वारा एनपीएस अकाउंट में सेक्शन 80C के अतिरिक्त अगर कोई राशि जमा करवाई जाती है तो वह एम्प्लॉय सेक्शन 80CCD1B के अंदर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की जो डिडक्शन है वो अपनी ग्रॉस इनकम में प्राप्त कर सकता है। कितनी डिडक्शन? 50,000 रुपये की। और ये जो अमाउंट है उस एम्प्लॉय के द्वारा सुबह एनपीएस अकाउंट में जमा कराया गया हो और वह भी किस अकाउंट में? एनपीएस टायर 1 अकाउंट, एनपीएस टायर 1 में डिपॉजिट कराया गया हो और इस एम्प्लॉइज को इस अमाउंट की जो रसीद है वो अपने एम्प्लॉयर को जो टैक्स कैलकुलेशन शीट है उसके साथ लगाकर देनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जो एनपीएस में एम्प्लॉय मैक्सिमम अपनी बेसिक सैलरी का 10%, किसका? बेसिक सैलरी का जिसमें डीए इंक्लूडेड होता है उसका 10% डिपॉजिट करवाता है और उसका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए उसके एनपीएस अकाउंट में 14% का अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। लेकिन एम्प्लॉयर 14% डिपॉजिट करवाए या 25% करवाए या 15%, जो एम्प्लॉय है वो अपनी टैक्स कैलकुलेशन करते समय जो ग्रॉस इनकम है उसमें मैक्सिमम जो उसकी बेसिक सैलरी का 10% अमाउंट की ही जो रिबेट है वो क्लेम कर सकता है, अर्थात जो 4% का अमाउंट है उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो सेक्शन 80DE के अंदर वह मैक्सिमम 15,000 रुपये की जो डिडक्शन है वो अपनी ग्रॉस इनकम में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसकी रेट भी अपनी ग्रॉस इनकम में प्राप्त कर सकते हैं और वो कितनी अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बट शर्त यह है कि ये जो एजुकेशन लोन है ये मैक्सिमम 8 ईयर के लिए हो और आप इसमें जो मैक्सिमम रिबेट है वो 8 ईयर तक ही प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन। अगर आप किसी भी संस्था को कोई भी धनराशि डोनेट करते हो तो उसकी रिबेट भी आप अपनी ग्रॉस इनकम में कम करके प्राप्त कर सकते हो। और ये कौन कहता है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन
ATG। कौन कहता है? ATG। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप 2000 रुपये तक का अमाउंट कैश डिपॉजिट करवाते हो तब आप मैक्सिमम 2000 रुपये की रिबेट प्राप्त कर सकते हो। बट अगर आप 2000 रुपये से अधिक का अमाउंट डोनेशन के रूप में जमा करवाते हो तो वो अमाउंट आपका बैंक के थ्रू जमा होना चाहिए। अगर आप बैंक के थ्रू अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हो तभी आप इस सेक्शन के अंदर उस अमाउंट की रिबेट प्राप्त कर सकते हो और उस अमाउंट को अपनी ग्रोस इनकम में से लेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। किसका इंटरेस्ट? ओनली इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें एफडी का अमाउंट शामिल नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि हम जब भी अपनी ग्रोस इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारा सेविंग का इंटरेस्ट है प्लस एफडी का इंटरेस्ट है वो हम अपनी ग्रोस इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, किसका? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का, ना कि एफडी का। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये तक है तब आप 10,000 रुपये तक के अमाउंट की डिडक्शन अपनी ग्रोस इनकम में से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट बन जाता है 20,000 रुपया, तो आप मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 10,000 रुपये की ही प्राप्त कर सकते हो और जो बैलेंस 10,000 रुपये बचा उस पर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी आपकी ग्रोस इनकम में इंक्लूड हो चुका होगा। अब कई बार हम इस पॉइंट को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वो है 5,000 और उसकी जो एफडी का इंटरेस्ट है वह 15,000। अब क्वेश्चन ये होता है कि वह मैक्सिमम कितने अमाउंट पर अंडर सेक्शन 80TA के अंदर डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। तो नॉर्मली जैसा कि ये रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम कितने तक प्राप्त कर सकते हैं? हम 10,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉर्मली व्यक्ति क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बना 20,000 रुपये का और हमें रिबेट कितने की मिलेगी 10,000 रुपये की, तो वो उनका कितना अमाउंट टैक्सेबल बनेगा 10,000 रुपये और ये 10,000 रुपये उनके अनुसार कितना बनता है 10,000 रुपये। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो हम टैक्स में इंटरेस्ट में रिबेट प्राप्त करते हैं वो मैक्सिमम 10,000 रुपये सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर हमें मिलती है। इस केस में हमारा जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वह कितना है 5,000 रुपया। तो इन 15,000 में से 5,000 रुपये और ऐड करके 10,000 रुपये की डिडक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 रुपये की डिडक्शन ही प्राप्त होगी और ये 15,000 जो है ये टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 60 से ऊपर होती है, तो उनके केस में अगर उनके सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है तो वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वे अपनी ग्रोस इनकम में से 50,000 रुपये की और लेस कर सकते हैं और उसके बाद वो अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि सेक्शन 80C और 80CC-D1 के अतिरिक्त हम किन किन साधनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके या हमने जो पैसा ऑलरेडी पेड किया है उसकी डिडक्शन भी अपनी ग्रोस इनकम में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी
तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।